चुनाव आयोग ने 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसमें से राजस्थान, हरियाणा, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की 12 सीटों पर चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जबकि 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होगा। वहीं 22 अगस्त को स्क्रूटनी होगी। असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में उम्मीदवारों को नामांकन वापस की तारीख 26 अगस्त रखी गई है, जबकि बिहार, हरियाणा और राजस्थान, तेलंगाना और ओडिशा में नामांकन वापस की तारीख 27 अगस्त तय की गई। इन सभी सीटों पर 3 सितंबर को मतदान होगा और 3 सितंबर को के शाम 5 बजे ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्यसभा में 10 सीटें खाली हो गई है और राज्यसभा सचिवालय ने इस खाली सीटों की जानकारी दी, एक लिस्ट जारी किया, जिसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 सीटें शामिल हैं। अब सवाल यह उठा कि आखिर कहां-कहां किस सीट पर चुनाव होगा। आपको एक-एक 12 सीट की डिटेल्स बताते हैं कि किस सीट पर कहां पर चुनाव होना है और कौन उम्मीदवार की वजह से वो सीट खाली हुई है। देखिए, कामाख्या प्रसाद तासा हैं असम से और सर्बानंद सोनोवाल हैं, मीसा भारती हैं, विवेक ठाकुर हैं और इन सब का टर्म देखें तो 2028, 26 और 25 तक के थी जो खत्म होंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो 2026, ज्योतिरादित्य सिंधिया 2026, उदयन राजे अभी 2026, पीयूष गोयल भी 2028 में इनका टर्म खत्म होना था, लेकिन चुनाव जीत गए, इस वजह से यहां पर चुनाव होना है। केसी वेणुगोपाल राजस्थान से, विप्लव कुमार देव त्रिपुरा से, डॉक्टर केशव राव तेलंगाना और ममता मोहिंता ओडिशा से हैं। इस्तीफा देने की वजह से इन दोनों का, केशव राव की वजह से यहां पर इलेक्शन होना है। तो चलिए, ये थे नाम। अब आपको समझाते हैं इन नामों को लेकर किन राज्यों में किसके पास नंबर गेम क्या बन रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रही होगी वो खाली सीटों के नंबर में असम की बात करते हैं। असम विधानसभा सीट पर 2 सीटें अभी खाली हुई है, जिसमें कामाख्या प्रसाद तासा हैं बीजेपी के तरफ से और दूसरे नंबर पर हैं सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के। अब इन दोनों सीटों के समीकरण को अगर देखा जाए तो विधानसभा में बीजेपी के अगर देखें तो 60 सीटें हैं और कुल सीट असम में 126 हैं। कांग्रेस के पास 29 और AIUDF के पास 16 सीटें हैं। AGDP के पास 9 और अदर के खाते में 12 सीटें जाती हैं। इस हिसाब से अगर नंबर गेम को देखा जाए तो फिर यहां पर 60 सीटों का माजरा सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है और इस हिसाब से बीजेपी के खाते में ये दोनों सीटें राज्यसभा की जो बात है वो जाने की ज्यादा चांसेस बताई जा रही है। अब अगर अगले राज्य की बात करें तो वो भी आपको बताते हैं। चलिए, अब बात करते हैं बिहार की खाली सीटों को लेकर। बिहार में भी 2 सीटें खाली हुई हैं, जिसमें मीसा भारती आरजेडी से हैं और इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया और विवेक ठाकुर इन्होंने भी लोकसभा का चुनाव जीता, ये बीजेपी से हैं और इसी वजह से ये 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई है। अब बिहार के नंबर गेम को अगर समझें तो बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी के पास 79, बीजेपी के पास 78, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, सीपीआई के पास 16 और हम जीतन राम के पार्टी के पास 5 और अदर के पास 1 सीटें हैं। इस हिसाब से अगर सभी पार्टियां सिर्फ 2 हिस्सों में बढ़ती है गठबंधन में तो इंडिया के खाते में 144 और एनडीए के खाते में 128 जाती है, अदर के खाते में 1। अगर इसमें समीकरण बदलेगा तब जब इस पर कोई क्रॉस वोटिंग हो, उसके बाद पता चलेगा कि जीत और हार का माजरा क्या है। लेकिन इस पर दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि 14 और 28 मतलब 14 सीटों का और 14 वोटिंग का फर्क पता चलेगा और अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग 14 सीटों पर हो गई तो फिर ये गेम बीजेपी से पलट सकता है, लेकिन यहां पर टक्कर आपको थोड़ी सी दिखेगी। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 1 सीटें खाली हुई हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेस से हैं ये और इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया, इस वजह से राज्यसभा की सीटें खाली हो गई। अगर देखें तो हरियाणा में कुल विधानसभा की सीटें 90 हैं, बीजेपी के खाते में 44 और एनडीए के अगर देखें तो इसमें 46 जो है वो समर्थित बन रही है। इस हिसाब से अदर की बात करें तो यहां पर भी ज्यादा चांस अगर देखा जाए
तो फिर वैसे बीजेपी की सरकार भी है हरियाणा में, और इस हिसाब से अगर वोटिंग भी होती है तो ज्यादा चांस बीजेपी के ही बन रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस पर अगर वोटिंग हो तो राज्यसभा की तरफ से इस बार कौन वहां पर आगे आता है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अगर देखें तो विधानसभा की तरफ से है तो वहां पर कुल सीटें 230 है, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा में थे और अब लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, बीजेपी के तरफ से है। और इनके सीटों का अगर देखा जाए, इनके मतलब पूरे मध्य प्रदेश में अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और विधानसभा में बीजेपी के पास 163, कांग्रेस के पास 66 और फिर अदर के खाते में 1 सीटें हैं। इस हिसाब से देखें तो ज्यादातर बीजेपी के उम्मीदवार के चांस बन रहे हैं कि अगर जो भी उम्मीदवार वहां से खड़े होते हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर सीधे तौर पर जीतेंगे। अब दूसरे राज्यों की बात करते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए कि महाराष्ट्र में क्या कुछ नया समीकरण निकलेगा, तो देखिए महाराष्ट्र में 2 सीटें हैं जो राज्यसभा की खाली हुई है। उदयन राजे भोसले जो बीजेपी से हैं और पीयूष गोयल बीजेपी से हैं, दोनों राज्यसभा से थे और यही लोकसभा के चुनाव जीत गए हैं, इस वजह से ये राज्यसभा की सीटें खाली हुई। और अगर देखें कि राज्यसभा में अगर स्थिति के बारे में, तो विधानसभा के समीकरण को समझना होगा कि यहां से कुल सीटें 288 है और एनडीए के 211 और इंडिया के 77। इस हिसाब से देखें तो यहां पर भी इन दोनों के पक्ष में, यानी कि बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में जीत के अनुमान कहें करीब करीब बीजेपी के एनडीए के खाते में जाती दिख रही है, क्योंकि ये सारे अगर वोटिंग होगी, जहां जो भी उम्मीदवार उतरेंगे बीजेपी या एनडीए ने जो भी मिलकर तय करेगा राज्यसभा के लिए, वो वहां पर जीतेगा। महाराष्ट्र की राज्यसभा की तरफ से अगर नंबर गेम और क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो बीजेपी की जीत निश्चित मानी जाती है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान के सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल 200 सीटें हैं और यहां पर अगर आप किसी नाम के देखेंगे तो 1 सीटें खाली हुई है, वो है केसी वेणुगोपाल की सीट। केसी वेणुगोपाल पहले कांग्रेस से थे यहां राज्यसभा में और इस बार राज्यसभा में ये सीटें खाली हो गई क्योंकि केसी वेणुगोपाल लोकसभा के चुनाव जीत गए। इस हिसाब से अगर देखा जाए कि समीकरण क्या कुछ बन रहा है, तो देखिए कुल विधानसभा की सीटें 200 है राजस्थान में और बीजेपी के पास 115, कांग्रेस के पास 66, बीएसपी के पास 2 और बीएपी के पास 3, आरएलडी के पास 1, निर्दलीय के पास 8 और खाली अभी सीटें हैं 5 जिस पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा की, क्योंकि इस पर से कई सीटों 2 मिला के जो है उस पर एक लोकसभा के सदस्य जीते हैं, इस वजह से ये 5 सीटें खाली है और इसी वजह से इस पर राज्यसभा में देखें तो 1 सीटें केसी वेणुगोपाल की भी है, उस पर राज्यसभा में फैसला होगा। लेकिन यहां भी चांस देखें नंबर गेम से तो फिर बीजेपी के बनते दिख रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या बल ज्यादा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि यहां राजस्थान में खेल बनता है या बिगड़ता है। अब अगर देखें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 1 सीटें खाली हुई है विप्लव कुमार देव की जो बीजेपी से हैं और यहां विधानसभा की 60 सीटें हैं, बीजेपी के पास 32 अभी यहां पर विधानसभा की सीटें हैं, टीएमपी के पास 13 और सीपीआईएम के पास 11, आईएनसी के पास 3, अदर के पास 1। इस हिसाब से भी अगर देखिए बीजेपी के पास नंबर गेम ज्यादा बन रहा है और इस हिसाब से जो भी उम्मीदवार राज्यसभा में बीजेपी के उतरेंगे उसकी जीत संभवतः ज्यादा ही मानी जाती है। अब इसके अलावा देखें तो त्रिपुरा बात हो गई, अब इसके अलावा तेलंगाना की बात करेंगे और फिर ओडिशा की बात होगी। चलिए अब तेलंगाना की पहले बात कर लेते हैं कि तेलंगाना में क्या कुछ नया समीकरण दिख रहा है। देखिए तेलंगाना से 1 सीटें खाली हुई है डॉक्टर केशव राव की, जो पहले बीआरएस में थे और तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीआरएस से अब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। इस हिसाब से यहां पर देखें तो तेलंगाना विधानसभा में 119 सीटें हैं, अभी यहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के पास 64 सीटें हैं, बीआरएस के पास 39, बीजेपी के पास 8, एआईएमआईएम के पास 7, सीपीआई के पास 1। अगर यहां से कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार या फिर बीआरएस के उम्मीदवार उतरते हैं, बीजेपी का तो चांस कम है, लेकिन बीआरएस अगर उम्मीदवार उतारते हैं और फिर कांग्रेस उतारती है तो इस दोनों में देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या बीआरएस के उम्मीदवार को समर्थन मिलता है या फिर कांग्रेस बेधड़क कोई बिना रोक टोक के जीत जाती है। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में 1 सीट खाली हुई है ममता मोहंता की, जो पहले बीजेडी में थी और अब रिजाइन देकर बीजेपी में आ गई हैं। इस हिसाब से देखें तो विधानसभा में 147 सीटें हैं, बीजेपी के पास 78,
24 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापसी की है। इस बार बीजेडी के पास 51 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 14 और वाम मोर्चा के पास 1, अदर के खाते में 3। अगर यहां से बीजेडी और बीजेपी दोनों उम्मीदवार उतारती है तो फिर देखने वाली चांस ये भी होगी कि क्या बीजेडी के या फिर बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में कौन कौन वोट करता है। यहां दिलचस्प बात इसलिए भी होगा क्योंकि यहां पर क्रॉस वोटिंग के चांस और समर्थन की बात अगर होती है तो फिर बीजेडी बाजी मार सकती है अगर क्रॉस वोटिंग हो तो। लेकिन बीजेपी के संख्या बल अभी ज्यादा है, इस हिसाब से ऐसा अनुमान भी है कि हो सकता है कि बीजेपी के उम्मीदवार ही जीते। अब इस हिसाब से अगर देखें तो इसके अलावे जो बात चुनाव आयोग ने कही है कि वो आने वाले वक्त में अभी जम्मू कश्मीर को लेकर भी प्लान बना रही है कि आने वाले वक्त में इसके अलावा चुनाव आयोग ये तैयारी में जुटी है कि जम्मू कश्मीर में इसी साल विधानसभा होने हैं और इसीलिए इलेक्शन से जुड़ा काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने इसके लिए काम अब कमर भी कस ली है और वहां पर भ्रमण भी किया है। अब जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों के लिए गुरुवार को ही वहां पर गए और दौरा करने का प्लान भी है कि वहां पर क्या कुछ नया समीकरण बनता है, कैसे चुनाव कराया जाए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।